जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर एक हाथी ने 3 गांवों में जमकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से इन गांवों में अफरा तफरी मच गई। लोग उस हाथी को भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों के इस कदम से वो और भड़क गया। फिर भी लोगों ने हाथी का पीछा नहीं छोड़ा और उसको एक खेत में इन लोगों ने घेर लिया। तभी गुस्साए हाथी की चपेट में एक आदमी आ गया और उसने उसे पहले तो फुटबॉल की तरह अपने पैरों से ठोकर मारी और फिर अपनी सूंड से उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। ये देख वहाँ चीख पुकार मच गई। हालांकि उस आदमी के बेसुध होते ही गुस्साए हाथी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वहाँ मौजूद कुछ लोग उस शख्स को लेकर हाथी से दूर चले गए। इससे पहले वहाँ पर भीड़ में शामिल कुछ लोग लाठियों की मदद से हाथी को खदेड़ने की कोशिश करते दिखे, जिससे वो हाथी उग्र हो गया और लोगों के पीछे भागने लगा। लिहाजा लोग अपनी जान बचाकर उससे दूर भाग गए। इस हाथी की वजह से पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया गया कि हाथी के हमले में इन गाँवों के कुछ और लोग भी घायल हो गए। सौगात की एक बात यह है कि हाथी पागल नहीं होते, बल्कि वो हार्मोन में बदलाव होने की वजह से मस्त हो जाते हैं और ऐसा ज्यादातर पालतू हाथियों के साथ ही होता है, जिनके मालिक और महावत को हाथी के रवैये में बदलाव तभी समझ में आता है जब हाथी उत्पात मचाने लगे, जैसा कि आरा में हुआ, जहां एक पालतू हाथी ने इंसान और जानवर किसी को नहीं बख्शा। यूपी के उन्नाव में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दौरान कुछ लोगों ने खूब हंगामा किया। आरोप है कि वहां उस जमीन पर कुछ लोगों के जरिए अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसकी जांच कराने के बाद प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ढाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से वहां रहने वाले लोग भड़क गए और उसे रोकने के लिए पुलिस से भिड़ गए। एक आदमी तो इस कदर भड़क गया कि उसने काफी देर तक अधिकारियों से बहसबाजी की। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और हंगामा कर रहे लोगों को जबरन गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। हंगामा शांत होते ही खुदाई करने वाली मशीनों के जरिए अवैध कब्जे को हटाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया। सरकारी जमीन पर कई दुकानें बना दी गई थी, जिन्हें एक एक कर ढा दिया गया। इसी तरह पक्के निर्माण को भी खुदाई करने वाली मशीन से जमीन दोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां इलाके के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन अधिकारियों के आगे किसी की नहीं चली। अवैध निर्माण हटा दिए गए, एक पक्का मकान भी तोड़ा गया है। बताया गया कि इस इलाके में सरकारी जमीन पर कुछ और भी पक्के मकान बने हुए हैं, जिन पर 15 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी। सौगात की एक बात ये कि उन्नाव में पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर भू माफिया ने कई साल पहले कब्जा कर लिया था, जिसकी प्लॉटिंग करके लोगों को बेचने की खबर मिलने पर 3 महीने पहले प्रशासन ने कब्जा हटाने का नोटिस दिया और अब लॉकडाउन खत्म होते ही अवैध कब्जे हटाने का अभियान चला तो लोग चोरी के बाद सीना जोरी पर उतारू हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां के एक इलाके में कई मकान लपटों में घिर गए। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला, लेकिन रात के अंधेरे में उन मकानों से उठती लपटों ने कोहराम मचा दिया। हर तरफ से चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ देर में उस इलाके का आसमान आग की लपटों से लाल हो गया और उससे उठने वाले धुएं ने एक बड़े हिस्से को ढक लिया। धधकती लपटों के बीच कुछ लोग इस कोशिश में दिखे कि किसी भी तरह इस आग को बुझा दिया जाए। जानकारी मिलते ही इलाके के एसएसपी रईस मोहम्मद भट्ट ने मोर्चा संभाला और सेना के जवानों के साथ इस तबाही से निपटने में जुट गए। दमकल कर्मियों की मदद से जवानों ने आग पर पानी की बौछार शुरू कर दी। एसएसपी की अगुवाई में कुछ जवान उन मकानों की छतों पर चढ़ गए जहां से लपटें उठ रही थी। इसके बाद उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। काफी मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन कई लोगों के आशियाने इसमें जलकर राख हो गए। कुछ लोग तो अपना जरूरी सामान भी घरों से बाहर निकाल नहीं पाए। बताया गया कि आग बुझाने के दौरान 6 लोग घायल भी हो गए। सौगात की एक बात ये कि बारामूला में एक घर में रसोई गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जिसे बुझाने के लिए सेना की भी मदद लेनी पड़ी। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक करीब 1.5 दर्जन घर जल चुके थे। यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सुअरों को पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने वहां प्रशासन की गाड़ियों को भी घेर लिया और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। हंगामा करने वालों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां शामिल थीं, जिनमें एक ने इस घटना का वीडियो बनाया। इससे पहले नगर निगम का दस्ता पुलिस के साथ इलाके में पहुंचा और वहां से सुअरों को पकड़कर एक गाड़ी में डाला गया।
जब लोगों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन की तरफ से उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई। सुनो, 3 दिन बाद हम यहीं आएंगे। ठीक है। और एक जो आप कहीं नहीं रख सकते हो। बताया गया कि मोहलत देने के कुछ देर बाद नगर निगम की टीम दोबारा वहां आई और कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर लोगों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। कुछ महिलाएं उस गाड़ी के आगे डट गईं, जिसमें सूअरों को भरकर ले जाया जा रहा था। इस हंगामे के बीच एक लड़के ने सरकारी गाड़ी में रखे उस जाल को खींच लिया, जिसका इस्तेमाल सूअरों को पकड़ने के लिए किया गया। इस हरकत से नगर निगम के कर्मचारियों का गुस्सा भी भड़क गया। किसी तरह भीड़ के बीच से नगर निगम ने अपनी गाड़ी निकाली, लेकिन हंगामा कर रहे लोग इसके बाद नगर निगम के दफ्तर पर पहुंच गए और वहां भी उन्होंने खूब बवाल बचाया। सौबात की एक बात ये कि सुअर पालना भी रोजगार है और सरकार इसके लिए ट्रेनिंग और आर्थिक मदद भी देती है, लेकिन दिक्कत ये है कि सुअर पालने वाले शहरों में उन्हें छुट्टा छोड़ देते हैं, जिससे पूरे इलाके में लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। इसलिए कानपुर में नगर निगम ने सुअर पकड़ने का अभियान शुरू किया, जिस पर हंगामा शुरू हुआ। वहां पिछले हफ्ते भी नगर निगम की टीम पर सुअर पालकों ने हमला कर दिया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर के बाद कुछ लोगों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि इस हादसे में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला के पैर में चोट लगी और भिड़ंत के बाद कार सवार वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जिसे वहां जुटे कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की। जब इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। ऐसा करने पर वो लोग पुलिस वालों से ही चिक-चिक करने लगे। तुम लोग मेरे को पकड़ रहे हो क्या? रोक रहे हैं। काफी देर तक चले हंगामे के बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच समझौता हो गया। दोनों ही पक्षों ने 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अपना राजीनामा प्रस्तुत किया है। उससे पहले पुलिस वालों ने हादसे की जगह पर हंगामा कर रहे लोगों को जैसे तैसे शांत कराया। सौबात की एक बात ये कि जबलपुर में जिस हादसे पर इतना हंगामा हुआ, उसमें आरोपी कार ड्राइवर और हादसे में घायल महिला की आपस में रिश्तेदारी थी, जिसका पता थाने में चला और दोनों पक्षों ने समझौता करके मामला रफा दफा कर दिया। कुलभूषण जाधव के मामले में दुनिया के सामने झूठ बोलने वाले पाकिस्तान को आखिरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आगे झुकना पड़ा। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने आईसीजे के आदेश पर कुलभूषण को अपील का अधिकार देने वाला एक विधेयक अपनी संसद में पेश किया, जिसे संसद ने मंजूरी दी। हालांकि अभी इस बिल को वहां के राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है और जैसे ही इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी, वैसे ही कुलभूषण मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ वहां की हाई कोर्ट में अपील कर पाएंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने 2017 में कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती दी थी। तब आईसीजे ने कुलभूषण की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस देने को कहा था। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद गुजरात में धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से वहां धार्मिक स्थल पिछले 2 महीने से बंद थे, लेकिन हालात में सुधार देख इन्हें फिर से खोलने का फैसला लिया गया। इसी तरह सोमनाथ मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई श्रद्धालु दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया गया। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के शरीर का तापमान मापा गया, फिर हाथों को सैनिटाइज करवाने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। सैनिटाइजर है, मास्क पहन के आप सरलता से दर्शन कर रहे हैं, 2 गज की दूरी से। जरूरी दूरी के नियम का भी पूरा ध्यान रखा गया। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन करें, इसके लिए वहां जमीन पर पेंट से निशान बना दिए गए। श्रद्धालुओं ने भी नियमों का पालन करते हुए दर्शन किए। सौबात की एक बात ये कि गुजरात में धार्मिक स्थल खोलने का आदेश आने से पहले ही लोग भीड़ जुटाकर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने लगे। अब वहां एक साथ 25 लोगों के दर्शन की शर्त के साथ सभी धर्म स्थल खोलने की इजाजत दी गई, ताकि लोगों की श्रद्धा भी पूरी हो और महामारी के खतरे से भी बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक साथ घूम रहे एक लड़के और लड़की को पकड़कर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की और यही नहीं, उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया, जिसमें वो दोनों उनसे माफी की गुहार लगाते दिखाई दिए, लेकिन उन दबंगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा वीडियो मत बनाओ, ऐसा मत कराने की कसम, हमारे आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। सामने आई वीडियो में एक दबंग उन दोनों को पकड़े हुए नजर आया। उसके हाथ में एक डंडा भी दिखाई दिया।
उसने उस लड़की के कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद वो उनके सामने ही रोने लगी। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का दिल नहीं पसीजा और वो लगातार उन्हें धमकियां देते रहे। वीडियो तो बन गई तेरी, सही कर गया और ये वायरल भी होगी, फेसबुक पे चलेगी। आरोप है कि दबंगों ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट भी की। इस घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई। सौभाग्य की एक बात ये कि जिस लड़की के साथ गुंडों ने मारपीट और छेड़खानी की वो नाबालिग है और उसके पिता की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिनकी पहचान तो हो गई लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। चीन की सरकार अब तिब्बत की संस्कृति और भाषा को मिटाने पर तुल गई है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि एक रणनीति के तहत अब चीन में उन प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिनमें तिब्बती भाषा पढ़ाई जाती है। एक रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला कि चीन के सिंचुआन प्रांत में तो तिब्बती भाषा पढ़ाने वाले ज्यादा प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मजबूरी में वहां के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना पड़ रहा है और वहां के सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम चीन की मैंड्रीन भाषा में पढ़ाया जाता है। यानी चीन की सरकार जानबूझकर तिब्बत की भाषा को मिटाने पर तुली। एनडीए में रहकर नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जीतन राम मांझी ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जीतन राम मांझी ने फोन पर लालू यादव से लंबी बात भी की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जीतन राम मांझी से मिलने खुद तेज प्रताप यादव उनके घर पर पहुंचे, जहां पहले से मीडिया वालों का जमावड़ा था। गाड़ी से उतरते ही तेज प्रताप सीधे उस कमरे के अंदर घुसे जहां जीतन राम मांझी उनका इंतजार कर रहे थे। तेज प्रताप यादव का जीतन राम मांझी से मिलने आना नहीं कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहा है। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजा बंद कर दिया और बंद दरवाजे के पीछे दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। मुलाकात खत्म होने के बाद दोनों एक साथ मीडिया के सामने आए। इस मुलाकात से पहले एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी को आरजेडी के साथ आने का खुला न्योता दिया था। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। उनके इस न्योते का जवाब जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप के सामने ही दे दिया। एनडीए में न रहने का कौन सवाल है भाई। बताया गया कि जीतन राम मांझी और लालू यादव के बीच 10 मिनट तक फोन पर बात हुई, जिसमें लालू यादव को जन्मदिन की बधाई देने के अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सौभाग्य की एक बात ये कि बिहार में एनडीए की सरकार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टियों की बैसाखी पर चल रही है, जिसके 4 विधायक हैं। पिछले कुछ महीने से मांझी और सहनी बिहार सरकार पर तीखे हमले भी कर रहे हैं। इसलिए तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी की निजी मुलाकात में भी राजनीतिक खिचड़ी पकने की सुगबुगाहट माना गया, जबकि मांझी ने साफ कर दिया कि एनडीए छोड़ने का अभी सवाल ही नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों तरफ के लोगों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, लेकिन तभी एक पक्ष के लोगों ने दूसरी तरफ के लोगों पर हमला बोल दिया। लाठी और डंडों से लैस हमलावरों ने दूसरी तरफ के लोगों की पिटाई शुरू कर दी। जल्द ही दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। हमलावरों ने वहां मौजूद महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया। एक आदमी पर तो इतनी लाठियां बरसाई गईं कि वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों ने उसे तब भी नहीं छोड़ा। वहां काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। इसी बीच किसी ने इस झड़प का वीडियो बना लिया। सौभाग्य की एक बात ये कि आगरा में दोनों गुटों के बीच पहले से रंजिश थी और जिस गुट पर यह हमला हुआ उसका आरोप है कि राजू नाम के दबंग ने हमला करने के लिए बाहर से गुंडे बुला लिए थे। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फर्जी तरीके से सिम कार्ड चीन भेजने के आरोप में एक आदमी को दिल्ली के पास नोएडा से गिरफ्तार किया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि जिस सत्येंद्र सिंह नाम के आदमी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, आरोप है कि उसने 2700 सिम कार्ड एक्टिवेट कर फर्जी तरीके से चीन भेजे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ये सभी सिम अपनी कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर लिए थे, जिसके एवज में आरोपी को करीब 18 लाख रुपए मिलने का दावा भी किया गया। पुलिस ने बताया कि इसमें कई सिम का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा है। साथ ही पुलिस को शक है कि कहीं इन सिम कार्ड का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी ना हो रहा हो। दिल्ली के पास गाजियाबाद के रहने वाले इस आरोपी की कंपनी विदेश जाने वालों को अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड मुहैया करवाती है।
बिहार के सहरसा जिले से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां पर जमीन के झगड़े में दो गुटों के बीच आगजनी और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक गुट के कुछ लोगों ने दूसरे गुट की झोपड़ी में आग लगा दी। वहां से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग एक खेत में बनी झोपड़ी को आग के हवाले करते दिखाई दिए। कैसे गरीब आदमी का घर जला दिया, देखिए। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग आग लगाने वालों को रोकने के बजाय मोबाइल से घटना को रिकॉर्ड करते रहे। कुछ देर में आगजनी को अंजाम देने के बाद वो लोग वहां से चले गए। जिस जगह ये घटना हुई उस जगह से कुछ ही दूरी पर कई लोग खड़े नजर आए, मगर किसी ने भी इस झगड़े को रोकने की कोशिश नहीं की। आप देखिए सब आदमी छे खड़ा है। इससे पहले वहां पर दोनों गुटों के झगड़े में एक के बाद एक कई गोलियां चलने की आवाज भी साफ सुनाई पड़ी। कुछ ही देर में नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक गुट ने दूसरे पक्ष की झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस झगड़े में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। सौबात की एक बात ये कि सहरसा जिले के एसपी ने 2 दिन पहले ही सभी थानेदारों को निर्देश दिया था कि पिछले 5 साल के दौरान वहां जमीन विवाद में मारपीट की जितनी घटनाएं हुई उन सब के आरोपियों पर नजर रखी जाए, लेकिन जमीन विवाद में खूनी खेल बंद नहीं हुआ। जैविक हथियार वाली टिप्पणी करने पर आयशा सुल्ताना नाम की एक फिल्म निर्माता के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। न्यूज़ 18 की जनक दवे की रिपोर्ट है कि आयशा सुल्ताना की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने लक्षद्वीप पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद लक्षद्वीप पुलिस ने उनके खिलाफ 1 दिन पहले राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। असल में ये विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना ने एक टीवी शो में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कोरोना फैलने के पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और ये आरोप लगाया कि वहां पर कोरोना फैलने के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया गया कोरोना को फैलाने के लिए, जिस पर बीजेपी भड़क गई और उसने आयशा सुल्ताना पर केंद्र सरकार की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत कर दी और इसी मसले पर उसने फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था।